वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Hello guys, welcome you all in my next class. Welcome to our YouTube channel Study for Civil Services। और मैं आपकी एजुकेटर प्रतिमा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए सेशन में। सो टुडे सेशन इज क्लास नंबर 19। आज हम क्लास 19 में पहुँच चुके हैं। इससे पहले 18 क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि आई जो है वो 18 है, M 26 है, कम 72 है और गो का मान आपको पता करना है क्या होगा। देखो अभी तक मैं आपको जितने क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ उनसे आप सभी को अब कम से कम ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक अप्लाई हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वर्बल नॉन वर्बल में एनालॉजी और क्लासिफिकेशन मैंने आपको करवा दी, कैलेंडर के काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिए, राइट। सिटिंग अरेंजमेंट करवाया है कि किस तरीके से टेबल के चारों तरफ बैठ सकते हैं, कॉर्नर में बैठ सकते हैं, सर्कल के चारों तरफ कैसे बैठेंगे। तो काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आई होप अब एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा इस सीरीज में तो मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ, लेकिन हमारे जो हमारा कोर्स है CSAT का, जो हमारी ऐप पे अवेलेबल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे, तो यूपीपीएससी प्री CSAT का जो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स, वो बच्चे सिर्फ आपके यूपीपीसीएस में काम नहीं आएगा, वो आपके जितने आपके स्टेट के एग्जाम्स होते हैं और जिसमें CSAT आपका पेपर 2 आता है, उन सभी में वो कोर्सेज आपका हेल्प करेगा। क्योंकि उसमें मैंने आपको थ्योरी इस तरीके से पढ़ाई है, इस तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि वो एक अकेला कोर्स आपके सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप MP PCS के CSAT के ले लीजिए, आप बिहार PCS के लिए ले लीजिए, आप उत्तराखंड PCS के लिए ले लीजिए, हरियाणा PCS के लिए ले लीजिए। तो किसी भी PCS के एग्जाम में जहां पे CSAT का पेपर आता है वहां पर वो कोर्स आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके RO ARO BEO इन सब में भी ये क्लासेस जो है आपकी हेल्पफुल रहेंगी। चलिए कम टू द पॉइंट। बच्चे आई की जो वैल्यू होती है वो 9 होती है, लेकिन यहां पे आई की वैल्यू 18 दी गई है। इसका मतलब इन्होंने 9 को डबल किया है, ठीक। n की वैल्यू जो होती है वो 13 होती है, लेकिन यहां पर 26 दिया है इन्होंने, यानी कि 13 को डबल किया है, ठीक। अब यहां पे लिखा है कम। अब कम में अगर मैं हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू आपको बताऊं तो C3, O15, राइट, M13 और E हो गया 5, ठीक। इन सबको जब मैं ऐड करती हूं यहां पर तो मेरा आंसर जो आता है 36 आएगा, लेकिन ऊपर लिखा कितना है 72, यानी कि 36 को इन्होंने डबल किया है। तो इससे एक बात हमको क्लियर हो गई है कि जो भी आपके पास लेटर या जो भी आपके पास वर्ड यहां पर पूछा गया है उसका जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड करेंगे और उसको डबल कर देंगे। तो आपको पूछा गया है गो के लिए, तो गो के लिए आपको यहां पर देखना है जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 7 और ओ की वैल्यू होती है 15, ठीक। इनको ऐड करते हैं तो 22 आता है और 22 का डबल कितना होता है 44। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये करना है। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट, यदि गोल्ड को कूट भाषा में होम से प्रदर्शित किया जाता है, सन्स को टूट से प्रदर्शित किया जाता है, तो कोड को कूट भाषा में किससे प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है गोल्ड, ठीक, और गोल्ड के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है होम, ठीक। इसके बाद इन्होंने लिखा है सन्स, और सन्स को कैसे रिप्रेजेंट किया है इन्होंने
टूट। ठीक, पूछा किसका है आपसे? कोड। तो कोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि वोवल और कॉन्सोनेंट का यहाँ पे इन्होंने मैटर है। वोवल का है, कॉन्सोनेंट का है। वोवल होते हैं आपके पांच, ए ई आई ओ यू। तो जहां पर भी वोवल है उसको उन्होंने सेम रखा है। जैसे ओ आपका वोवल होता है, ए होता है ई आई ओ यू। ठीक, 5 वोवल है। तो जहां पे भी वोवल है वो सेम रहेंगे, यानी कि ओ है तो ओ का ओ रहेगा। यहां पर भी ओ था वोवल तो ओ का ओ रखा। इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट है, 5 के अलावा जितने भी बचे यानी कि 21, वो सारे क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में इन्होंने क्या किया है? +1 किया है। जैसे जी में +1 एच, एल में +1 एम, डी में +1 तो ई, तो वैसे ही एस टी एन ओ एस टी, राइट। सेम आपको यहाँ पर करना है। तो सी आपका डी हो जाएगा, ओ आपका वोवल है सेम रहेगा, आर एस हो जाएगा, और ये डी जो है वो ई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डोज, डी ओ एस ई, डोज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कैलेंडर का क्वेश्चन है। कहता है यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है तो ये बताइए 27 अगस्त 2023 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा? चलिए, थर्सडे है इस दिन, यानी कि बृहस्पतिवार। पूछा है 27 अगस्त 2023 को क्या होगा? देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, डिटेल में करवाऊंगी, ध्यान से समझना। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें डेट आपकी चेंज हुई है और ईयर आपका चेंज हुआ है, मंथ चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो आपको जब दिया गया है 13 अगस्त का 2017 का, ठीक, आप अगर 13 अगस्त 2023 में अगर पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। तो सिंपल यहां से यहां जंप करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थर्सडे है, ठीक है, 2023 में गए हैं तो यानी कि 6 साल आगे बढ़े हैं। इन 6 सालों में एक आपका लीप ईयर है बीच में, 2020 लीप ईयर है, यानी कि 6 और 1 7 हो जाएगा। तो थर्सडे में जब हम 7 ऐड करेंगे, थर्सडे की कोडिंग क्या होती है? 4, ठीक है, 4 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा, यानी कि यहां पर क्या होगा? थर्सडे ही आएगा। या आप सिंपल कर सकते थे कि हर 7 दिन बाद आपका कैलेंडर रिपीट होता है तो थर्सडे में 7 जोड़ेंगे तो भी थर्सडे ही आएगा, राइट। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया। तो 13 अगस्त 2023 को आपका थर्सडे आ गया, लेकिन आपको जाना तो 27 अगस्त में था। अब 13 से 27 में जाने के लिए आपके पास कितने दिन यहाँ पर बचे हैं? अब देखो 13 से 27 में जाने के लिए कितने दिन आपको और चाहिए? 14 दिन आपको और चाहिए, राइट। अब इन 14 दिनों में बच्चे आप ये देखिए कि 14 दिन है। थर्सडे में अगर आप 14 दिन ऐड करोगे यानी कि 2 बार 7 है, तो भी आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा? थर्सडे ही आएगा, क्योंकि थर्सडे में जब आप 14 दिन ऐड करोगे यानी कि 2 बार 7 जोड़ रहे हो, थर्सडे टू थर्सडे, फिर थर्सडे, फिर थर्सडे, तो आंसर आएगा थर्सडे, यानी कि 27 अगस्त 2023 को भी आपका आंसर क्या आएगा? थर्सडे ही आएगा, बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट एक गुप्त कोड में होटल को 300 के रूप में कोडेड किया जाता है और हॉस्टल का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। देखो यहां पर बोला गया है होटल, ठीक बच्चे। होटल में अगर हम सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू देखें तो H8, O15, T20, E5 और L आपका 12 हो गया। सबको अगर ऐड कर दूं तो 15 5 20 और 20 40 और 20 60 हो गया। ये नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं होटल में? 1 2 3 4 5 लेटर हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया 300। तो अब समझ में आया 300 कैसे आया? ऐसे आया 300, ठीक।
इसके बाद बच्चे आपको बोला गया है क्या, हॉस्टल। तो अब एक बात समझो, होटल के सभी लेटर हॉस्टल में हैं सिवाय एस के, यानी कि होटल बाकियों का तो 60 रहेगा, 60 में केवल 19 ऐड होगा क्योंकि एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, यही एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 79। अब 79 में आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर कितने हैं, ऊपर वाले में 5 थे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है तो यानी कि 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 474। 474 आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? आओ नेक्स्ट। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए त्रिभुज मैं आपको बताती हूं। देखो बच्चे, ये जो आपके सामने एक रेक्टेंगल दिया है और इस रेक्टेंगल के अंदर ये जितने यहाँ पर ये चक्र बना रखे हैं ऐसे, इन चक्रों में ट्रायंगल्स काउंट करने का मैंने आपको बता रखा है कि 1 से शुरुआत कीजिए। यहां से कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स हैं। 8 का डबल कितना होता है, 16। यानी कि इस वाले चक्रे में, ठीक है, इस वाले रेक्टेंगल के अंदर कितने त्रिभुज होंगे, 16 त्रिभुज होंगे। उसके बाद 3 आपके ये वाले हैं और 3 आपके ये वाले हैं, तो 3 और 3 6 आपके ये हो गए। ठीक, अब एक आपका ये पूरा होगा, पूरा। ठीक, इसके बाद इन दोनों को मिलाकर, इधर वाले ट्रायंगल को मिलाकर इधर वाले ट्रायंगल को मिला के भी तो ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 और 1 ये 2, तो 2 आपके ये हो गए। इसके बाद यहां से और यहां तक ये पूरा भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 1 ये आ गया। तो कितने हो रहे हैं टोटल, 6 और 1 7 2 9 और 1 10 प्लस 16 26। तो ये इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी आ गई, 26, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज फ्रैक्शन में है, आपको फाइंड आउट करना है। देखो बच्चे, पहले में लिखा है 2/3, फिर आपके सामने है 4/7, उसके बाद पूछा है आपसे कि क्या आएगा। नेक्स्ट में दिया है 11/21 और फिर आपको दे रखा है 16/31। अब इसके बीच में क्या आएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए ऊपर वाला पता कर लो, नीचे वाले का आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 2 से 4 में गए, 4 से किस में जाएंगे कि आपको 11 भी मिल जाए और उसके बाद फिर आपको 16 मिले। अगर बच्चे मैं 2 में 2 ऐड करती हूं तो मुझे 4 मिला। 4 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो 6 आएगा, लेकिन 6 में 2 ऐड करने से 11 नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे 6 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 4 में 3 ऐड करूं, यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे अगर मैं 3 ऐड करूं तो 4 और 3 होता है 7, और फिर मैं 7 में अगर 4 ऐड करूं तो मुझे 11 मिल जाता है, और 11 में 5 ऐड करने से 16 मिल जाता है। यानी कि ये सीरीज मेरी ठीक है। तो न्यूमरेटर में आपका 7 आएगा। अब न्यूमरेटर में 7 आ गया, 7 देख लो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। अपॉन में 13 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर वाला निकाल लो, नीचे वाला तो आ ही जाएगा, राइट। अब नीचे वाला कैसे आया है, क्योंकि इसको ये भी जानना है, तो सुन लो। 3 से 7 में गए हैं तो 4 ऐड हुआ है, ठीक। 7 से 13 में गए हैं तो 6 ऐड हुआ है, यहाँ पर 4 और 6। नेक्स्ट में आप 8 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2 का गैप है, फिर उसके बाद 10 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 का गैप चल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, वर्ण श्रेणी में इसे हम, इस सीरीज को हम कहते हैं रिपीटेशन सीरीज, क्योंकि इस सीरीज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे रिपीट होता है, तो इसे रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं। और कई बार इसे कई जगह पे कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज भी बोल दिया जाता है। नाम एक ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं पे कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज बोल देगा, कहीं पे रिपीटेड सीरीज बोल देगा, कहीं पे, अब यहाँ पे जैसे सिंपल वर्ण श्रेणी दिया है, बात वही है, पता आपको वही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे लेटर्स कितने हैं इंक्लूडिंग गैप्स, वो है 18।
ठीक, अब इन 18 को आपको कैसे तोड़ना है? आप 2 के 9 पेयर बना सकते हैं, आप 9 के 2 पेयर बना सकते हैं, आप 3 के 6 पेयर बना सकते हैं, या फिर 6 के 3 पेयर बना सकते हैं। आपको 18 लाना है। तो सबसे अच्छा मेरे पास क्या है, अगर मैं यहां पे 6 के 3 पेयर बना लूं तो देखो ये सीरीज है, हाँ ये सीरीज हो गई। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब तो समझ में आ गया होगा कि 6 के मुझे क्या बनाने हैं, 3 पेयर, सॉरी हाँ 6 के मुझे क्या बनाने हैं, 3 पेयर बनाने हैं। इतनी बात समझ में आ गई है ना? तो इसको यहाँ पे लिखना जरूरी तो नहीं है, समझ रहेगा। चलिए अब बच्चे यहाँ पर 6 के पेयर बना लो। देखो मैंने इसलिए जूम भी कर दिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो 1 2 3 4 5 6, ये पहला पेयर यहाँ पर मेरा कट गया। दूसरा देखो 1 2 3 4 5 6, दूसरा पेयर मेरा यहाँ पर कट गया। तीसरा पेयर भी मेरा 6 का हो गया। अब मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो मैंने ये 3 पेयर बना दिए हैं 6 के ग्रुप के 3 पेयर जो मैंने बनाए हैं, इसमें लास्ट में ए है, यहाँ पर इसमें भी लास्ट में ए है, तो बच्चे इसमें भी ए ही आएगा। इसलिए तो उसका नाम है रिपीटेड सीरीज, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सीरीज। जैसा पहले में है वैसे दूसरे में, जैसे दूसरे में वैसे तीसरे में। ठीक, अब बच्चे यहाँ पर एक चीज और मैंने नोट करी कि ए के पहले यहाँ पे डबल बी है, यहाँ पे ए के पहले डबल बी है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी ए के पहले डबल बी ही आएगा। ब्लर तो नहीं है? क्लियर है ना? चलिए आगे देखेंगे। ये बात आ गई समझ में? अब यहां पर आप देखिए कि ए के बाद डबल सी है, तो यहां पर भी डबल सी कर दो, यहां पर भी डबल सी कर दो। अब हमने लिखा क्या क्या है? हमने डबल सी लिखा, फिर ए लिखा, फिर डबल सी लिखा, फिर डबल बी रखा। तो ये आपको कहाँ मिल रहा है? डबल सी ए, डबल सी, डबल बी कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। इतनी सी बात समझ में आई? नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसे अच्छा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें कई बच्चों का आंसर, अगर मैं आपसे अगर पूछूं ना अभी कि बच्चे वीडियो पॉज करो और उसका आंसर बताओ, ठीक है, कि ही इज डैश वन नाइट मैन, तो बच्चे यहाँ पर आर्टिकल आपको भरना है। और आर्टिकल क्या होते हैं आपके? ए होता है, एन होता है और द होता है। ये 3 आपके आर्टिकल होते हैं। ठीक, इसमें ए या फिर एन में से कुछ आएगा, द तो नहीं आएगा। चलिए मैंने आपकी आसान कर दिया, आपकी मुश्किल, कि द मैंने बिल्कुल हटा दिया कि द नहीं आएगा। मैंने कहा बच्चे द नहीं आएगा, यहाँ पे या तो ए आएगा या तो एन आएगा। अब अगर मैं आप में से बच्चों को पूछूं ना कि बच्चे वीडियो पॉज करो और आंसर बताओ मुझे, पहले खुद से करो, तो इसमें मैक्सिमम 99% बच्चों का आंसर होगा कि मैम यहाँ पर एन आएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ है और ओ एक वॉवल है, और वॉवल के आगे हम हमेशा आर्टिकल एन का यूज करते हैं। और आप लोग सही भी होंगे क्योंकि अभी तक आपने यही पढ़ा है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे एन नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? चलिए मेरे से सुनिए। अब इतनी बात समझ में आई कि आप लोग गलत हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने गलत पढ़ा है, नहीं, वॉवल से पहले आर्टिकल एन ही आता है, ये बात आपकी सही है। जितने भी वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल एन ही आता है। ये बात आपने सही पढ़ी है, लेकिन आपने आधा अधूरा पढ़ा है। आधा अधूरा इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि इनमें साउंड भी तो स्वर का आना चाहिए। जब आप वन पढ़ते हैं तो वन में जो साउंड आता है वो व का आता है, व, और व स्वर नहीं है, व एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो यहां पे इसीलिए वन के आगे ए आएगा, एन नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई? सिर्फ इतनी सी बात है। अब आप कहेंगे अच्छा ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। अम्ब्रेला, यू से अम्ब्रेला और यू से यूनिवर्सिटी, तो अब बता दो, अम्ब्रेला के आगे तो एन आ जाएगा, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी के आगे एन आता है? नहीं आता। यही लॉजिक है। तो आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, लेकिन आपने 50% पढ़ा। 50% आपको मैं पढ़ा देती हूँ। यहाँ पे बच्चे वन जो है, ओ जो है आपका वॉवल है, यू आर राइट।
लेकिन साथ ही साथ उसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वहां पर आर्टिकल जो है वो ए ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रोनाउंस करते हैं तो वो वन होता है और वन में व का साउंड आ रहा है। व इज नॉट अ वोवल, स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो जब व्यंजन है तो यहाँ पर आर्टिकल ए ही आएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे वीडियो लेक्चर्स के लास्ट पर मैं आपको करवाऊंगी। सो वो टाइम आ गया है कि आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन कराने का सही समय मुझे लगा, क्योंकि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश ग्रामर के काफ़ी रूल्स करवा दिए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बता दी हैं, तो कैसे वो आगे यूज़ होंगी ये चीज़ अब आपको यहाँ पर सब समझ में आएगा। तो ये जो मैंने कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे लिया है ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, सीसैट एग्जाम में आया हुआ है। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं 138 से लेकर 140 तक क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ये पूरा पैसेज है, ठीक है, इसे पढ़ना है आपको। अगर इसको पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में ना आए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैसेज को ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में ही रहने दो, उसे हिंदी में ट्रांसलेट मत करो। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो सारा समय इसी में गंवा दोगे और क्वेश्चन फिर भी नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो सबसे बेटर तरीका क्या है वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एक बारीक निगाह से पैसेज को एक बार रीड कर लेना है। जैसे यहाँ पर पढ़ लें अगर कि माई इन्फॉर्मेंट अबाउट द टिबेटन सिविलाइजेशन इज अ सर्टेन जापानीज monk of the name of Kwaguchi who spent 3 years in Tibet at the beginning of the 20th century। ठीक, जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ इस तरीके से आपको भी पढ़ना है। ध्यान से पैसेज को पढ़ना है। जो जो शब्द बीच में आते रहेंगे जस्ट अंडरलाइन इट। अंडरलाइन का मतलब खराब मत कर देना, ठीक है, मतलब ऐसी अंडरलाइन करो जो आपको लगे कि यार ये वर्ड है जो आगे पूछे जा सकते हैं। आगे देखें, हिज अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिश्ड विद द टाइटल 3 years in Tibet by the Theosophical Society। It is one of the great travel books of the world and so far as I am aware the most interesting book on Tibet which no European traveler could possibly have had। He attended the University of Lhasa, right? He enjoyed the acquaintance of Dalai Lama himself. He was intimate with one of the 4 ministers of finance. He friend of Lama and laymen of all sorts and conditions of Tibetans from the highest class to the lowest। इसके बाद the despicable caste smiths and butchers, he knew his Tibet intimately for those 3 years। Indeed, he was for all practical purposes a Tibetan। This is something which no European explorer can claim and it is this which gives Kwaguchi's books its unique interest। पैसेज पढ़ लिया। कुछ बच्चों को पैसेज समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी आया होगा। जिनको नहीं आया है डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेज को एक बार में पढ़ने के लिए मैंने इसने कहा कि ऐसे आपको सिर्फ उन वर्ड्स को एक आपके दिमाग में फिट हो जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ा कि हु वॉज क्वागुची। अब जैसे ही मेरे माइंड में आया कि यार क्वागुची मैंने पढ़ा तो है, इस पैसेज में पढ़ा है और ये पैसेज में यहाँ पर क्वागुची आया है, नीचे भी क्वागुची आया है, तो मैं पढ़ के देखती हूँ। फिर मुझे क्या करना है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो पूछा गया है उसका आंसर मुझे इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने पूछा कि क्वागुची कौन है। अब मैंने यहाँ पर पढ़ा था कि क्वागुची मेरा यहाँ पर आया था, तो क्वागुची के बारे में यहाँ पे लिखा क्या है कि ये एक जापानीज मॉन्क है। ठीक है, अब मुझे पूरे पैसेज को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे पता चल गया कि जो क्वागुची है वो क्या है, एक जापानीज मॉन्क है। अब क्या यहाँ पर जापानीज मॉन्क लिखा है ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको अपने पैसेज को करना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट,
अब मैंने पूरे पैसेज को पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं कि 3 years इन तिब्बत, अब ये जो 3 years इन तिब्बत आपको बोला गया है कि यार मैंने 3 years तो तिब्बत यहाँ पे पढ़ा था, यानी कि कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता यहाँ पर पूछा गया है, तो मुझे इससे एक लाइन पहले और एक लाइन बाद की ठीक से पढ़नी है, बस पूरे पैसेज को मुझे फिर से नहीं पढ़ना है ना। तो 3 years इन तिब्बत क्या है, तो 3 years इन तिब्बत जो है वो एक बुक है। वो क्या है, एक बुक है, जो कैसी बुक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इसको पब्लिश किया था। इट इज वन ऑफ द ग्रेट ट्रैवल बुक्स। कैसी बुक्स है ये, ट्रैवल बुक है, यहाँ पे लिखा है ट्रैवल बुक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट में बोला गया है द डिस्पाइज्ड कास्ट इन तिब्बत वर। अब यहाँ पे कास्ट की बात की गई है, कास्ट के बारे में मैंने पढ़ा था, यहाँ कहीं नीचे लिखा था कास्ट, यानी कि जो मेरा आंसर है वो यही कहीं यही मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। अब बोला गया है कि डिस्पाइज्ड कास्ट इन तिब्बत क्या है, तो डिस्पाइज्ड जो कास्ट है तिब्बत वो क्या है, स्मिथ एंड बुचर्स। तो स्मिथ एंड बुचर्स यहाँ पे कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऐसे करना है आपको। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, पैसेज के क्वेश्चन 142 तक ही थे, ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है। नेक्स्ट में बोला गया है द वर्ड लवली इज, लवली क्या है, लवली एक एडजेक्टिव है, जैसे स्मिता लुक्स लवली इन पिंक ड्रेस। ठीक है, वो कैसी दिखती है, सुंदर दिख रही है, प्यारी दिख रही है, उसकी विशेषता बताई गई है। दिस इज एन एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से कौन सी है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हैरिश, हैरिस, 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 सब में हैरिश है, लेकिन किसी में आर ज्यादा है, किसी में आर कम है। तो हैरिस का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो होता है किसी को हराश करना, किसी को मेंटली परेशान करना, तंग करना। अब इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी वो आपको बतानी है। तो हैरिस की यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है वो है HARASS, जिसका मतलब होता है किसी को तंग करना, किसी को घबराहट में डाल देना, घबराना, ये सब इसके रियल मीनिंग्स यहाँ पर होते हैं। आगे बढ़ेंगे। शी इज सीरियसली इल, प्लीज डैश अ डॉक्टर। वह बहुत बीमार है, आप कृपया करके, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं हिंदी में, तो वह इसका मीनिंग होगा कि वह बहुत बीमार है, आप प्लीज डॉक्टर को बुला लो, कॉल कर लो। अब कॉल आउट करो, कॉल अप करो, कॉल ऑफ करो या कॉल इन करो, कौन सा कॉल करोगे? डॉक्टर को कॉल करना है, वह बीमार है, तो कौन सा यहाँ पर फ्रेज जो है वो सही रहेगा, क्या कॉल करोगे? तो देखो, कॉल इन जो होता है उसका मतलब होता है डिमांड करना। जब कॉल के साथ इन लग जाए तो मतलब हम डिमांड कर रहे हैं। कॉल के साथ जब ऑफ लग जाता है तो यानी कि हम किसी चीज को कैंसिल करते हैं। कहते हैं ना, कॉल ऑफ द ड्यूटी या कॉल ऑफ द मीटिंग, मीटिंग को कैंसिल कर दो, अबंडन कर दो। जब कॉल अप करते हैं तो कॉल अप हमेशा उनको करते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस देते हैं, ड्यूटी के लिए बुलाना, तब कहते हैं कॉल अप करो, कॉल अप द सोल्जर, राइट। ड्यूटी के लिए बुलाना, आर्म्ड फोर्सेस में जो डिप्लॉय हैं उन्हें जब हम कॉल करते हैं, उन्हें ड्यूटी के लिए बुलाते हैं, तो दैट मीन्स कॉल अप करना। नाउ कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है इमरजेंसी में किसी को बुलाना। तो वह बीमार है तो डॉक्टर को इमरजेंसी में ही बुलाया जाएगा, तो इमरजेंसी यानी कि कॉल आउट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6 दिया हुआ है, और ये दिया गया है टर्मिनेशन के लिए। आपको बोला गया है कि 6 7 1 5 8 6 किसके लिए होगा?
तो बच्चे ये जो यहाँ पर गिवन है आपको, ये टर्मिनेशन के लिए गिवन है, ठीक। अब ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट हैं, ये सभी नंबर्स ऊपर वाले नंबर में प्रेजेंट हैं, डेफिनेटली है। देखो 6 7 1 5 8 6 पूरा का पूरा यहाँ से प्रेजेंट है, और वो किसके लिए है? नेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नेशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ आपसे।